बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब हैं। आज हमारा बॉयलर साल्ट के सिलसिले में लेक्चर नंबर 21 है और ये हमारा नफ्सन कंट्रोल सिस्टम से क्या मुराद है, कंट्रोल का तरीक़ेकार क्या है, कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। आज हम वो वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों के मतलब ज़िक्र करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट के कंट्रोल से क्या मुराद है, ये सवाल है। किस किस्म के कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारे जो है ना थर्मल पावर प्लांट काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है। अकेले थर्मल पावर प्लांट ही नहीं है बल्कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट और दीगर भी काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस इंटरलॉक हो गए हैं। इंटरलॉक से मतलब ये है कि एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड, एक ऑपरेट हो तो दूसरा भी ऑपरेट हो जाए, चाहे बंद हो जाए, चाहे कुछ ओपन हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ऑपरेट हो जाए, मजबूत होता है। अच्छा, बॉयलर के लो लेवल मसलन पहले इंडिकेशन आती है कहाँ, साथ या अलार्म बज उठना, फिर बहुत कम लेवल पर शट डाउन हो जाना। जब शट डाउन होता है तो बॉयलर शट डाउन होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ शट डाउन का सिग्नल आ गया। शट डाउन के साथ ही गैस का या फ्यूल का वाल्व भी बंद होता है, कुछ वाल्व खुल जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं और कुछ दीगर प्लांट को इन्फॉर्मेशन की सिग्नल भी चला जाता है कि ये शट डाउन हो गया है, तो आप अपना तैयारी कर लें। फ़र्ज़ किया ये साथ ही शट डाउन जब हो जाता है तो साथ में फील्ड ऑपरेटर उसकी अपनी तैयारी करते हैं, कंट्रोल रूम ऑपरेटर अपना काम करता है, फील्ड ऑपरेटर अपना काम करते हैं। तो शट डाउन के लिए वो जो है ना अपने प्रिकॉशंस करते हैं। फ़र्ज़ किया बॉयलर तो शट डाउन हो गया, एक बॉयलर शट डाउन हुआ, अगर दो या दो से ज़्यादा हैं दूसरे बॉयलर पर स्टीम शिफ्ट लोड शिफ्ट होगा तो वो इतना तो नहीं संभाल सकते। यानी आम तौर पर अगर किसी जगह टरबाइनें चल रही हैं तो 2 या 3 बॉयलर चल रहे हैं, पीक लोड पर चल रहे हैं, यानी हाई लोड पर चल रहे हैं। तो वो जब बॉयलर शट डाउन हुआ और जिन टरबाइनों को स्टीम जा रही थी तो वो अगर दूसरे बॉयलर पर शिफ्ट हो जाएगा लोड तो ओवरलोड अगर वो भी शट डाउन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। तो वो फिर उसका लोड उतना एक लोड शेडिंग सिस्टम में लोड काटना ज़रूरी होता है। उस लोड काट कर हम क्या करेंगे, तो लोड काटने के साथ ही यानी एक टरबाइन भी हम शट डाउन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होगी। जब टरबाइन शट डाउन होगी तो साथ जनरेटर भी शट डाउन होगा, जनरेटर शट डाउन होगा, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी शट डाउन होगा। तो ये सब इंटरलॉकिंग है। तो यानी ये तो आगे कुछ कंज्यूमर भी शट डाउन हो जाए। कंज्यूमर से मतलब ये है वो लोग जो स्टीम यूज़ कर रहे हैं, वो लोग जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं, ये सब कंज्यूमर हैं। तो अब पहले कम अहमियत वाली मशीन को ऑटोमेटिक बंद, अगर हमने कोई तैयारी ना की तो जिन मशीनों को बंद करना हम दोबारा कर सकते हैं, जिन मशीनों के बंद करने से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, पहले हमें कुछ ऐसी इंटरलॉकिंग बनानी पड़ेगी कि मशीनें ऑटोमेटिक बंद हो जाए, वो तो बंद हो जाए, यानी वो वक्ती तौर पर वो इतना नुकसान ना करे। इस तरह से मुख्तलिफ इंटरलॉकिंग होती हैं। मसलन स्टीम टरबाइन बंद होने पर उसका सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप या ओपन या और शट डाउन करता है, साथ एक्साइटेशन में बंद होता है। अब इसी के साथ ये मसलन ये है कि ये एक बॉयलर चल रहे हैं, वो बॉयलर फीड वाटर पंप टरबाइन स्टीम टरबाइन पर चल रहे हैं, स्टीम टरबाइनों पर चल रहे हैं, जबकि बिजली का सिस्टम गैस टरबाइनों पर है, इंडिपेंडेंट है। अब स्टीम टरबाइनों हमने चलाई थी एक बचत के नुक्ता नज़र से, एक बचत के नुक्ता नज़र से, तो बचत की जो है वो अहमियत वो तो अभी नहीं रही। तो वो अब लाजमी बात है कि वो स्टीम अब पीछे से नहीं आ रही तो बिजली वाली मोटर चलेगी। अब बिजली वाली मोटर चलेगी, बड़ी मोटर तो यकदम नहीं चलती, बड़ी मोटर अपने तरीक़ेकार के तहत चलेगी, तो ये सारा शट डाउन हो वो जो है ना इंटरलॉकिंग है। अभी पावर हाउस, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी प्लांट इतने ऑटोमेटिक इंटरलॉक होंगे, एक प्लांट दूसरे मजबूत हो गया यानी कनेक्टेड हो गया। अभी ज़्यादातर प्लांट, फैक्ट्री, यूनिट वापडा की मोहताजी के बगैर ज़्यादा नहीं चला है। आपको पता होगा कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ या बहुत सारी रिफाइनरियाँ ये अपनी बिजली बनाकर अपने बिजली से चलते हैं। सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं ऐसी, और शुगर मिलें भी चल ही रही हैं क्योंकि वो भी अपनी बिजली बनाते। तो ऐसी सूरत में तो वो जो है ना बिजली का निज़ाम अगर शट डाउन हो गया तो बिजली का निज़ाम बहाल करना, वापडा से बिजली लेनी पड़ेगी। तो वापडा की सप्लाई का इंतज़ाम तो होता है लेकिन आम तौर पर नहीं होता, तो वो फिर डीजल जनरेटर चलते हैं
वो उसको इमरजेंसी सप्लाई देते हैं। तो ये नहीं क्योंकि बावड़ा पर लोड यकदम आप डालेंगे उनसे इजाज़त भी लेनी पड़ेगी, उनका भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा। दूसरी वजह ये होती है ये जो हमें ऑटोमेशन सीखी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को आसानी काबू में रखा जा सकता है। यानी दो प्लांट पर जो प्रोडक्शन दे रहे हैं हम, उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी देनी है, यानी मास प्रोडक्शन करनी है, और फिर चीज़ प्रोडक्ट आपका क्वालिटी का होती है। ये ज़रूरी नहीं यहाँ अगर एक पावर हाउस में वो चल रहा है तो बिजली जा रही है और स्टीम तो लोकल बन रही है, लेकिन स्टीम की क्वालिटी भी चाहिए और उसे वो जो है ना क्वांटिटी भी चाहिए कि ये टर्बाइनों को स्टीम पूरी मिलती रहे, मुतल का टेम्परेचर की, प्रेशर की और मुतल का प्योरिटी की। लेकिन जब बिजली दे रहे हैं तो बिजली के लिए प्योरिटी ये चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी और लाइन वोल्टेज पूरे हों, यानी फ्रीक्वेंसी कम ना हो और फ्लक्चुएशन ना आ रही हो फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, तीसरी ये जो ऑटोमेशन का फ़ायदा ये होता है कि कम अमला चाहिए होता है, यानी आपकी कम अमला और क्वालिफाइड अमला पर इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कम अमला चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक मसाइल पैदा हो। यहाँ एक बात आ जाती है, वो सरमायादाराना और सनतकाराना नुक्ता नज़र से है, लेकिन ये है सनतकार ये चाहते हैं कि कम से कम वर्क हो ताकि यूनियन वगैरह के मसाइल पैदा ना हो, मुतालबात कम से कम करें, एक मरतबा उनको जो दे दिया उसको वो निभाएं, यानी हमने उनकी क्वालिफ़िकेशन एबिलिटी के तहत दे दिया, तो ये हमें रोज़ मसाइल खड़े ना करें। तो ये चीज़ें जो है ना, जब हम ऑटोमेशन और क्वालिटी करते हैं तो वो कम अमला चाहिए होता है। आपके नॉलेज के लिए बता दें, लिबर्टी पावर जो डरकी के पास है उसका बमा क्लरिकल स्टाफ परमानेंट अमला 50-60 टन मुश्किल है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल हम यहाँ ज़्यादा बहस नहीं करते, हर प्लांट की अपनी कंट्रोल लॉजिक और इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी प्लांट ट्रेनिंग से कबल स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो हर प्लांट की अपनी, लेकिन हम ये अपने बहस को थर्मल पावर प्लांट कंट्रोल प्लांट पर तक मरकूज़ रखेंगे। तो अभी ये जो है ना कि ये जो हमारा ये लेक्चर है इसका ये जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि पहले से एक ऑपरेटर को, जो एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर नया पावर हाउस ज्वाइन करता है तो उसको 3-4 टास्क दिए जाते हैं। 3-4 टास्क इसलिए दिए जाते हैं कि एक तो उसने उस प्लांट के वर्किंग की स्टडी करनी है, जो इक्विपमेंट है उसकी स्टडी करनी है, उनके स्टीम फ्लो की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की स्टडी करनी है, पानी के फ्लो की स्टडी करनी है, कंप्रेस्ड एयर के फ्लो की स्टडी करनी है और वेस्ट वाटर की फ्लो की स्टडी। इस किस्म की स्टडी करनी है कि कहाँ से ये किधर को किधर माल जा रहा है, मटेरियल किधर से किधर को जा रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसने ये भी उसको पहले से इल्म नहीं है तो इल्म मालूम करना है कि ये कंट्रोलर होते क्या हैं, कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इंडिकेशन आ जाती है, लॉजिक कैसे काम करती है, तो वो ये भी स्टडी करनी। और आखिरी बात ये कि ये मुतलका जो पावर हाउस है वो इसका कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसकी अपनी इंडिकेशन क्या है। बॉयलर अगर लो लेवल और ट्रिप होता है तो क्यों हो जाता है, और ट्रिपिंग क्या होनी चाहिए, बॉयलर का कंट्रोल जो ड्रम का है वो कहाँ से सिग्नल लेता है और कंट्रोल करता है। इसी तरह से फ्यूल का कंट्रोल है जिसको कंबस्शन कंट्रोल कहते हैं, वो क्या क्या कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन का कंट्रोल है कि ये फ्लू गैसों में ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल होती है, कई जगह कंट्रोल CO होता है, तो CO कंट्रोल कैसे होती है, ये तो हो गया। इलेक्ट्रिकल का फिर कंट्रोल है, स्टीम टरबाइन के का अपना कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल के अपने कंट्रोल है, फिर कंडेंसर का कंट्रोल है, तो ये सारे कंट्रोल काम करते हैं। डीरेटर का अपना कंट्रोल है, तो ये चीज़ें ये जो ना आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो ये ऐसे ही वो इंचार्ज नहीं बनाया जाता। अब हम थोड़ा सा ना आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। फर्ज किया एक हीट एक्सचेंजर से एक लिक्विड शेल साइड से गुजारा जा रहा है। एक हीट एक्सचेंजर है, शेल साइड में एक लिक्विड है जिसको गर्म करना मतलूब है, जबकि ट्यूबों की तरफ से इसको गर्म करने स्टीम दी जा रही है। ट्यूबों में स्टीम आ रही है, लाजमी लिक्विड का एक ख़ास टेम्परेचर बरकरार रखना मतलूब होगा। तो ये जब हमने गर्म करना है तो एक ख़ास इसके लिए थर्मामीटर लगाया जाएगा। ये हम वो बहस कर रहे हैं कि ये लोकली जो ज़रूरत है उसकी बहस कर रहे हैं। अब ज़रूरत को हम ऑटोमेशन में बदलेंगे तो जिसके लिए एक थर्मामीटर लगाया जाएगा, जबकि स्टीम भी ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर की दी जाएगी।
साथ साथ कंडेंसेट भी अलहदा किया जाएगा। अभी हम हैंड का ऑपरेशन की बात करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी हैंड ऑपरेशन की बात करते हैं कि जो ऑपरेशन होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन में एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है और ऑटोमेटिक से भी ऊपर एक लेवल का होता है कैस्केड कंट्रोल। तो फिर ऑटोमेटिक के बाद वो मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल से मतलब ये नहीं है कि हाँ वो जो मैनुअल से इंसानी तो वो है, लेकिन मतलब ये कि ये हाथ से स्विचों को कंट्रोल करना। मैनुअल से मतलब ये हाथ से स्विचों को कंट्रोल करना, ये आगे सिग्नल उसी तरह जाएंगे हाथ से, लेकिन उससे भी जो लोअर है वो हैंड कंट्रोल है। हैंड कंट्रोल का मतलब ये है हाथ से तो ऑपरेट करना है, लेकिन आपने फील्ड पर ही सारा गुजारा करना है। फील्ड में जो वाल लगे हुए हैं, ये स्विच लगे हुए हैं, आपने उसको करना। ये बात सबसे इब्तदाई स्टेज ये थी, जब प्लांट लगाए गए पहली स्टेज ये थी। तो हम अभी हम हैंड ऑपरेशन की बात करते हैं, इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। ऑपरेटर इब्तदा में ठंडे फीड किए लिक्विड के लिए फुल स्टीम खोल देगा। यानी फ़र्ज़ किया कि लिक्विड हमने स्टार्ट किया, लिक्विड आना शुरू हुआ, तो ऑपरेटर ने उसको लिक्विड को गर्म करना है। तो पहले इब्तदा में ठंडे फीड किए लिक्विड की फुल स्टीम खोलेगा। अब फुल स्टीम खोलेगा, साथ ही जो लिक्विड आ रहा है पीछे से उसकी फीड थोड़ी सी कम रखेगा। उसकी फीड कम रखेगा क्योंकि ताज़ा आ रहा है और वो हो सकता है कम टेम्परेचर का हो, वहाँ से आता हो, तो फीड कम रखेगा, उसके वाल को कम खोलेगा। तो वो उससे आगे जो प्लांट है वो उसी तरह कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद स्टीम ज़्यादा खोलेगा, तो लिक्विड की फीड कम करेगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर जब फिर लिक्विड का बढ़ जाएगा तो मुझे मेंटेन हो जाएगा एक यानी तवाज़न आ जाएगा, तो स्टीम की फीड कम करेगा। लेकिन इस दौरान वो टेम्परेचर देखता रहेगा। मतलूबा टेम्परेचर पहुंचने से कबल वो स्टीम को मुकम्मल बंद करके कुछ चूड़ी तक वाल कर। जब ये देखें थर्मामीटर पर टेम्परेचर पूरा हो गया तो वो स्टीम के वाल को पहले लम्हे में मुकम्मल बंद करेगा, फिर कुछ चूड़ियाँ खोल देगा ताकि कुछ स्टीम जाती रहे लिक्विड। यहाँ वो इक्विलिब्रियम कुछ देर तक वो सेट करेगा। सेट करने के बाद एक लिक्विड मुसलसल फीड भी आ रही है, स्टीम भी जा रही है, कंडेंसर भी कलेक्ट हो रहा है। इस तरह से वो टेम्परेचर को फिर भी नज़र रखेगा। इसलिए अब स्टीम वाल को थोड़ा सा खोल कर टेम्परेचर में और बार बार स्टीम वाल को ऑपरेट करेगा। करीब स्टीम वाल पर खड़ा रहेगा, उसको ऑपरेट करता रहेगा। तो अब वो लिक्विड के वाल को ऑपरेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी स्टीम के वाल को है, क्योंकि कंट्रोल तो उसी से हो रहा है। जबकि स्टीम का कंडेंसेट एक डाउन वेसल में इकट्ठा होता रहेगा जिसका लेवल ग्राफ लगा होगा। 100% लेवल पहुंचने पर तो वेसल के लगे हुए पंप को चलाएगा, कंडेंसेट प्लांट को पंप करेगा। अब वो होगा, ये कंडेंसेट कलेक्ट हो रहा है, एक वेसल में इकट्ठा हो रहा है, उसका एक लेवल ग्लास है लगा हुआ, वो उसको चेक करेगा कि लेवल कितना हो गया। जब 100% के करीब लेवल है तो वो अब ऑपरेटर को दीगर मसाइल जो पेश है दर्जे ज़्यादा। अब जो उसके मसले हैं जिसको पूरा करना है, स्टीम की सप्लाई बॉयलर शट डाउन होने की जरूरत है, बंद हो सकती है। अब पीछे से स्टीम की सप्लाई बॉयलर शट डाउन हो गया, जहाँ स्टीम आ रही है बंद हो सकती है, या बॉयलर वाले किसी वजह से टेम्परेचर प्रेशर में कमी बेशी कर सकते हैं, उनकी गलती की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से कमी बेशी आ सकती है। तो आपको तो उनसे झगड़ा तो नहीं करना, आपने तो वो उसको मेंटेन रखना है। तो लिक्विड के फ्लो में कमी बेशी आ सकती है, लिक्विड पीछे से जहाँ से आ रहा है उसमें भी कमी बेशी है। आगे कंज्यूमर कम खपा सकता है, पीछे से कम आ सकता है। कंडेंसेट का लेवल चढ़ सकता है, गफलत की वजह से पंप चलाना भूला जा सकता है। कंडेंसेट का लेवल चढ़ गया तो आप पंप चलाना भूल गए तो फिर तो वो ओवरफ्लो होगा, ड्रेन होगा अगर वो ओवरफ्लो लगाया गया है। अच्छा, तो इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम आता है ऐसे मौक़ों पर। रोज़ाना किसी मुतय्यन टाइम पर लिक्विड की फीड में एक मुतय्यन इजाफा हो सकता है। यानी कुछ टाइमिंग्स ऐसी होते हैं, लिक्विड जहाँ से आ रहा है उसमें एक ख़ास टाइम पर फीड में इजाफा हो सकता है। यानी आप देखते हैं कि रोज़ाना रात के 9:30 बजे फीड बढ़ जाती है, तो वो इजाफा हो सकता है, पीछे से फीड ज़्यादा आती है। ऑपरेटर इन मुश्किलात के लिए भी किसी तरह से तैयार रहेगा। उसको पता है कि 9:30 बजे के बजने वाले हैं, तो वो ये फीड बढ़ेगी। स्टीम की सप्लाई बंद होने की सूरत में उसे प्रेशर गेज 0 मालूम होने पर, अब ये इनके सवालों का जवाब है, इनके हल है जो वो करेगा। ये यानी ये डैश लगाई गई है, ये आपको बताया गया है। स्टीम की सप्लाई बंद होने की सूरत में उसे प्रेशर गेज 0 होने पर स्टीम का वाल्व बंद करना होगा। फ़र्ज़ किया बॉयलर वाला नहीं बताता, लेकिन स्टीम की सप्लाई प्रेशर गेज 0 हो गई, इसका मतलब है कि स्टीम बंद हो गई।
लिक्विड के फ्लो में कमी पेशी होने से जल्दी स्टीम का वाल्व ऑपरेट करेगा, उसका भी प्रेशर गिर सकता है, उसके फ्लो में कमी आ सकती है, तो वो भी स्टीम के वाल्व से कंट्रोल है। जबकि मुकम्मल बंद होने से उसका आउटलेट वाल्व बंद करेगा ताकि लिक्विड कंज्यूमर को ठंडी सप्लाई ना पहुँचे। उस सप्लाई बंद होने के इल्म लिक्विड प्रेशर गेज ज़ीरो होने या फ्लो ज़ीरो होने से होगा। अच्छा, कंडेंसर का लेवल चढ़ जाने का इल्म उसे एक हाई लेवल अलार्म से मालूम होगा। अलार्म लगाया गया होगा, लगाना ज़रूरी है ताकि वो गफलत में अलार्म बज उठेगा, हाई लेवल हो गया। ये सारे इसलिए लगाए जाते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है। ये थोड़ी सी आपको इसका यहाँ मौजूद तो नहीं है। ये एक होती है प्लांट सेफ्टी और एक होती है मैन सेफ्टी। तो प्लांट पर काम करते हुए सबसे बड़ी अहमियत मैन सेफ्टी की है। इंसान ज़िंदा है तो सारा काम चलता रहता है, इंसान मर गया, ज़ख्मी हो गया, काम बंद हो गया। तो इस वजह से यानी ये भी हो सकता है कि एक ऑपरेटर को समझ ना आए प्लांट पर कुछ अबनॉर्मलिटी हो, तो वो तो अपना आप बचाने के लिए वहाँ से भाग जाए। वो ये गलत है, लेकिन फिर भी वो तो जान तो बचानी है, तो उस सूरत में भी कुछ ऑटोमेटिक पीछे से होना चाहिए। अच्छा, ये नंबर 4 इस मरहला पर यानी 4 मरहला के बताइए टाइम पास हादसा है। इस मरहला पर घड़ी देखकर पहले स्टीम कुछ ज़्यादा वाल्व खोल देगा, यानी फ़र्ज़ किया 9:30 बजे रात के उसको पता फीड आती है तो पहले से कुछ टेम्परेचर बढ़ा लेगा लिक्विड का, ज़्यादा स्टीम खोल देगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो ही आना शुरू हो जाएगा वो मेंटेन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब ये मरहले थे जो उसको मसाइल पेश आ रहे, ये मरहले थे जो उस मसाइल को उसको किस तरह से डील करना है। अब हम देखते हैं कंट्रोलर कैसे करता है। कंट्रोलर हम लगाएंगे वो किस तरह से करेगा, हमें क्या क्या कंट्रोलर लगाने पड़ेंगे। ये सिर्फ सारा कुछ आपको समझाने के लिए मतलब है कि आप समझ जाएं कि प्लांट कैसे चलते हैं। अब हम देखिए कंट्रोलर ऊपर जिक्र शुदा ऑटोमेटिक कंट्रोल के क्या जतन करेगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वेसल व थर्मामीटर के करीब थर्मोवेल बनाकर थर्मोकपल लगा दिया जाएगा, यानी थर्मामीटर तो लोकल देखने के लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ एक थर्मोकपल लगा। आप जानते हैं थर्मोकपल टेम्परेचर बढ़ने पर कुछ मिली वोल्ट और मिली एम्पेयर जनरेट करता है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मिली वोल्ट और मिली जनरेट करता है। इन्हीं मिली वो एम्पेयर को एक बक्स में बजरिया तार शिफ्ट किया जाएगा, यानी जो ही बढ़ेगा उतने मिली वोल्ट आगे शिफ्ट होंगे। अगर रेंज में ना हुए, अगर रेंज तक बढ़े तो ठीक है, तो एक ट्रांसड्यूसर इस सिग्नल को 4 से 20 मिली एम्पेयर की रेंज में निस्बत से बढ़ाएगा। ये एक निस्बत से ये नया एक वो मिली एम्पेयर जनरेट करेगा, उसके अंदर लगा होगा वो आगे जनरेट करने का सिस्टम, वो बढ़ाएगा। अब स्टीम की लाइन पर एक कंट्रोल वाल्व लगाया जाएगा, स्टीम पर कंट्रोल जिसके 2 आइसोलेटिंग वाल्व हों। कंट्रोल वाल्व क्या होता है ये आगे बताएंगे। 2 आइसोलेटिंग वाल्व होंगे ताकि कंट्रोल वाल्व ख़राब हो जाए तो उसको कैसे भेजें। फिर एक बाईपास भी वाल्व होगा, अगर कंट्रोल वाल्व ख़राब हो गया और आपने प्लांट भी जारी रखना है तो बाईपास के वाल्व खोल कर आप हैंड से चला सकते हैं। एक सब का बाईपास लाइन वाल्व लगाया जाएगा ताकि किसी इमरजेंसी मौके पर बाई हैंड ऑपरेट किया जा सके। तो ये अभी हम बताते हैं आपको, तो ये हम आगे बताते हैं। इस कंट्रोल वाल्व का फेल सेफ फुल क्लोज। हाँ, ये बात है। फेल सेफ क्या होता है? फेल सेफ का मतलब है, जैसे मैंने पहले एक बात बताई थी कि हादसा होने की सूरत में या कोई मुश्किल की सूरत में ऑपरेटर को समझ ना आए तो वो तो भाग जाए, उसने जान तो बचानी है, उससे ज़्यादा नौकरी से निकाल देंगे और क्या होगा। तो वो प्लांट पीछे भी बचाना है तो उसका एक फेल सेफ होगा। फेल सेफ से मतलब ये है कि जब वो ज़्यादा ख़तरा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ किया कि ज़्यादा ख़तरा बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली या तो स्टीम का वाल्व बंद कर दे या फुल खोल दे, या वो लिक्विड का वाल्व बंद कर दे या उसको फुल खोल दे, ताकि नाकामी की सूरत ये वो उसकी स्टेज होगी क्या करना चाहिए वो, ताकि नाकामी की सूरत स्टीम मुकम्मल बंद हो जाए। ये कंट्रोल वाल्व 7 kg पर स्क्वायर प्रेशर की इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होगा। कंट्रोल वाल्व एक इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होते हैं, इसका प्रेशर आमतौर पर 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर या इससे थोड़ा सा कम होता है। ऊपर जिक्र शुदा सिग्नल अपनी सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर मिली एम्पेयर्स कमी पेशी करके कंट्रोल वाल्व के नज़दीक लगे सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट एयर की फीड को रेगुलेट करने के लिए भेजा जाएगा।
फिर यही एयर कंट्रोल वाल्व सिग्नल द्वारा रेगुलेटर कम्युनिकेट करेगा। इब्तदाई तौर पर सिस्टम ऐसा है, 1 डिग्री टेम्परेचर कमी बेशी पर कोई सिग्नल ना भेजेगा, यानी 1 डिग्री अगर वो लिक्विड का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो सिग्नल ना भेजा जाए। पुरानी वाल्व ओपनिंग ही चलती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो सिग्नल दे और वो वाल्व और खुल जाए। तो अब हम अगला ये है, अगला जिक्र करते हैं स्टीम सप्लाई बंद होने की सूरत में। यह हम कंट्रोल पैनल को बॉयलर शट डाउन बक्स से सिग्नल मौसूल होगा। अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम में जब स्टीम सप्लाई बंद होगी तो एक कंट्रोल पैनल होगा, बॉयलर शट डाउन से सिग्नल मौसूल हो। जो कंट्रोल वाल के इंस्ट्रूमेंट सिग्नल 24 वोल्ट को ज़ीरो कर देगा, यानी कंट्रोल वाल के इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल को शट डाउन साथ ही इंटरलॉकिंग से ज़ीरो कर देगा, 24 वोल्ट की सप्लाई बंद कर देगा। और SOV सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व से इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई बंद होगी। जब इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई बंद होगी कंट्रोल वाल्व की, वो खाक खुलेगा, वो उसने तो बंद हो जाना, यूँ स्टीम सप्लाई भी बंद हो जाएगी। साथ ही प्रोसेस पैनल पर बॉयलर शट डाउन इंडिकेशन अलार्म डिस्प्ले होगा। साथ ही ऑपरेटर के करीब एक ऐसा लगा होगा कि इससे इंडिकेशन आएगी बॉयलर शट डाउन। और साथ ही शट डाउन से पहले हो सकता है बॉयलर शट डाउन की इंडिकेशन तो आ गई, लेकिन आप परे खड़े हैं, आपको पता नहीं लगा कब इंडिकेशन। ये अलार्म भी बजेगा, पहले अलार्म बजेगा, फिर आप देखने जाएंगे ये वो, फिर आप देखें बॉयलर शट डाउन। आगे एक मरहला है जब बॉयलर शट डाउन की सिग्नल इंडिकेशन डिस्प्ले वो फ्लिकर करेगी। फ्लिकर में टिक 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 टिक, यानी कभी जलेगी कभी बुझेगी, कभी जलेगी ये बुझेगी, तो आपको यानी ये पता लगेगा ये कुछ वो हो रहा है। तो आप उसको इंडिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, इसको एक्नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं तो वह कबूल कर ले। यानी मतलब ये है कि ये जब आप एक्सेप्ट करेंगे या एक्नॉलेज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया है, अब ये इल्म हो गया है कि वाकई बॉयलर शट डाउन हो गया और मैं उसके लिए कार्रवाई कर रहा हूँ। तो इंडिकेशन कांस्टेंट होगी, यानी इंडिकेशन तो रहेगी, बॉयलर तो शट डाउन, लेकिन वो फ्लिकर नहीं करेगी, अब वो लाइट कांस्टेंट हो जाएगी। अलबत्ते अलार्म ये और साथ ही अलार्म बंद हो जाएगा। साथ ही स्टीम प्रेशर गेज भी ज़ीरो प्रेशर, अगर आपको इधर से तसल्ली नहीं हुई है कि गलत आ गई है तो ये अगली कन्फर्मेशन देगी। आगे हम करते हैं अगले सवाल का जवाब। लिक्विड के फ्लो में कमी पेशी की सूरत में लिक्विड फ्लो कंट्रोलर की तरफ से टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्स को जाली किस्म के एरर सिग्नल माइनस और प्लस दिए जाएंगे। यह सिग्नल टेम्परेचर सिग्नल के कतई नज़र नियाज सिग्नल देंगे। इसे स्टीम सप्लाई घट बढ़ जाएगी, यानी वाल्व को ऑपरेट होगा। जब लिक्विड सप्लाई ज़ीरो होने पर इसका फ्लो कंट्रोलर ज़ीरो का सिग्नल दे, स्टीम सप्लाई बॉक्स में एयर सिग्नल को ज़ीरो कराते स्टीम वाल्व बंद करा दें। यहाँ हो सकता है आपको बात ना समझ आए, जब आप प्लांट पर काम कर रहे हो तो आपको ईजीली समझ आ जाएगी। वो साथ ही प्रोसेस पैनल पर लिक्विड की इंडिकेशन अलार्म आ जाएगा, इसे पहले की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी लिक्विड का इंडिकेशन आ जाएगी, लिक्विड का फ्लो कम हो गया है, एक ख़ास लेवल से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इंडिकेशन आ जाएगा। कंडेंसेट का लेवल चढ़ जाने पर लेवल का हाई लिमिट स्विच एक अलार्म देगा कि कंडेंसेट का लेवल चढ़ गया है। साथ ही उसी तरह इंडिकेशन आ जाएगी बॉयलर की आई, वो फ्लिकर करेगी। फ्लिकर करने के साथ ये तो आपको पता चल गया, साथ ही पंप खुद चल जाएगा, यानी पंप भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसे पंप सेंट्रीफ्यूगल होते हैं और आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिस्चार्ज वाल्व बंद होता है जब चलाया जाता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खोला जाता है। लेकिन जब वो उसने ऑटोमेटिक चलना है तो कौन खोलेगा उसको आहिस्ता आहिस्ता, कोई कंट्रोलर चाहिए उसके लिए, तो वो ऐसा नहीं होता। इसके बाद कुछ देर बाद डिस्चार्ज में एक चेक वाल लगा देते हैं। चेक वाल लगाते हैं, चेक वाल जब वो प्रेशर बनेगा, ये डिस्चार्ज वाल हम तभी खोलते हैं ना कि ये पेलर का पूरा हिस्सा भर जाए, और वो बाद में डिस्चार्ज वाल पर जब प्रेशर डालता है तो हम वो डिस्चार्ज वाल को यानी आउटलेट वाल को ऐसा ऐसा खोल के सप्लाई देते हैं। तो इसी तरह से चेक वाल खुद ही ऐसा ऐसा खुलेगा, उस पर भी प्रेशर, चेक वाले ख़ास प्रेशर पड़ने पर ही खुलता है। जब ज़ीरो लेवल होने पर लिमिट स्विच खुद ही पंप को बंद कर, अगर फ़र्ज़ की इसी वजह से प्रेशर ज़ीरो हो गई, मसलन वो स्टीम नहीं आ रही ज़ीरो, तो वो लिमिट स्विच अगर पंप पहले से चल रहा था बंद कर दें। साथ ही लेवल इंडिकेशन गैप होता है। चौथा हमारा पॉइंट है मुतय्यन टाइम का। ये इस मरला पर एक मुतय्यन टाइम जिसे टाइमर पर एडजस्ट किया जाए,
एक टाइमर पर हम लगा देंगे, फ़र्ज़ किया रात के 9:30 बजे हम एक टाइमर लगा देंगे, तो उस टाइमर पर लिक्विड फ्लो कंट्रोलर फ़ौरन स्टीम वाल्व खोलने का सिग्नल देगा, एक सिग्नल देगा स्टीम वाल्व को थोड़ा सा और खोल देगा और स्टीम वाल्व एडवांस फुल खुल जाएगा, यानी थोड़ी देर के लिए फुल खुल जाएगा। फुल खुलने के बाद झटका लेगा, फिर 2 या 1 सेकंड बाद फिर वो ज़रूरत के तहत रेगुलेट होना शुरू हो, यानी कमोबेश शुरू। इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये इसकी मैं समझाता हूँ। इस मौका पर लिक्विड हाई फ्लो इंडिकेशन भी डिस्प्ले होगी, जो अपने मौका पर खुद मिट जाएगी। ये जो है ना, इस पर एक बात याद आ गई, पुराने ज़माने में जब मुग़लों का अहद होता था तो डाक का महकमा हमारे तरह नहीं होता था। वो ना रेलगाड़ियाँ थी ना बसें थी जो डाक लेकर जाती थी, तो सरकारी तौर पर बड़ी बड़ी शाहराहों पर डाक को डिले होने से बचाने के लिए पब्लिक की डाक भी होती थी, सरकारी भी होती थी। तो एक घोड़सवार पीछे से एक चौकी होती थी, उसके ऊपर उस इलाके की डाक कलेक्ट होकर बैग में बंद की जाती थी, और वो जो है ना दोनों साइडों की डाक के 2 बैग तैयार किए जाते थे, एक यानी अप साइड की, एक डाउन साइड की, तो वो बंद करके वो एक घोड़सवार अपने पास बैठता था। अब जो पिछला घोड़सवार है वो जो आ रहा होता था, आने से पहले वो घोड़े को तेज़ दौड़ाता आता था अपनी फुल स्पीड पर, तो जब फुल स्पीड पर दौड़ाता आता था तो वो घंटी मारता आता था, उसके बाद एक बेल होती थी हाथ से बजाता आता था, तो दूर से वो मकामी चेक पोस्ट वाला समझ आता था कि वो घोड़सवार आ गया है, तो उसने वो डाक का थैला उससे लेना है, वो जो पीछे से लेकर आया इस इलाके की है, और अपना थैला उसको देना है। तो वो करता ये था कि वो घोड़े पर बैठकर अपना थैला अपने पास रखकर तो वो घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देता था। जब दौड़ाता था तो पिछला सवार 2 सवार कुछ फासले से बराबर आ जाते थे। जब बराबर आ जाते थे तो वो डाक का दौड़ते दौड़ते ही तबादला कर लेते थे, दूसरा थैला वो ले लेता था, और वो फिर जब तबादला करते थे तो वो जो नया सवार है वो घोड़े को लेकर तेज़ दौड़ता था अगली चेक पोस्ट के लिए। जब पिछला सवार आया होता था उसका घोड़ा थक चुका होता था और वो उस चेक पोस्ट पर अपनी डाक लेकर वापस आ जाता था, जो उसने दूसरी तरफ से वो ली है अगले को देनी है, नेक्स्ट जो आएगा उसको देनी, वो वहाँ आ जाता। इस तरह से घोड़सवार भी, तो ये जो ना, ये इसको समझाना इसलिए था कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यानी कंट्रोल से पहले भाग खड़े होना ताकि वो आपका टाइम ज़ाय ना हो और आपका प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो, तो यानी पहले से ही खोल देना। यानी इसका मतलब ये है कि एक काम इस टाइम पर होना है तो पहले से तैयारी करके रखना। अच्छा, आगे चलते हैं। इस मौके पर लिक्विड हाई फ्लो इंडिकेशन भी डिस्प्ले होगी, जो अपने मौका पर खुद मिट जाएगी। हकीकी तौर पर यह सादा सा स्केच दिया है, हकीकी कंट्रोल इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो अमली काम के तजर्बे से ही समझ आता है। हर कंट्रोल में एक फीडबैक लाजमी होती है जो सिग्नल बताता है कि नए आर्डर पर मतलब हाँ ये बात बनी, ये जो भी है वो एक फीडबैक देता है मेन बक्स को। या फीडबैक का मतलब ये है कि आपने एक काम किया है, आपको एक आर्डर मिला है कि ये काम करना है इतने बजकर इतने मिनट पर, एक अफसर ने आर्डर दिया, तो आपने उस काम करने के बाद आपने अपने अफसर को मुतलका को बताना है कि ये आपके आर्डर पर अमल इतने बजकर इतने मिनट पर हो चुका है, और वो अगर वो आगे से इनकार हुआ है वो भी बताना है कि आपका काम नहीं हुआ और इस वजह से प्रॉब्लम आया है। इसको फीडबैक कहते हैं। तो फीडबैक लाजमन देनी होती है। कंट्रोलरों में भी ऐसे होता है, कंट्रोलर नया फ्लो जो होता है उसकी फीडबैक देता है कि अब फ्लो इतना हो चुका है। नया टेम्परेचर जो होता है वो फीडबैक देता है अब टेम्परेचर ये हो चुका है, कि मैंने ये कर लिया, ये कंट्रोल होगा ये। इधर नया प्रेशर उसका भी फीडबैक देता है या कुछ और ऐसा। यहाँ एक सादा कंट्रोल लूप दिखाया गया। आइए हम इस ड्राइंग को समझते हैं। इस ड्राइंग में प्रोसेस पैरामीटर में ज़्यादा प्रोसेस रीडिंग समझाने की ज़ाहिर होती है। ये आगे हम मुताला करते हैं, पहले हम पीछे एक ड्राइंग गुजर चुकी है उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अब ये एक फीड आ रही है, ये टैंक में ये लेवल है, तो लेवल को कंट्रोल करना है, और इस पंप ने लेवल के एक ख़ास लेवल पर लिक्विड को इधर फीड करना है।
तो इतना फीड नहीं करना कि ये टैंक खाली हो जाए मुकम्मल, यानी फीड में कमी पेशी भी हो सकती है, तो ये टैंक या लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और ये वाल को कुछ मिले ही नहीं, ये भी नहीं करना। तो इसके लिए ये जो है हम ये देखिए कैसे करता है। ये लेवल ट्रांसमीटर है। लेवल ट्रांसमीटर आपको लेवल बता रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, ये लेवल कितना है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से प्रोसेस वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ये कंट्रोलर को रीडिंग जा रही है कि ये लेवल अब इतना हो गया है। वो मुख्तलिफ मरहलों में मुख्तलिफ टाइम में आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल देता रहता है, अब लेवल ये हो गया, अब लेवल ये हो गया, अब लेवल ये हो गया, अब ये लेवल ये इस कंट्रोलर को देता है। अब एक सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट क्या होता है? सेट पॉइंट ये होता है कि ये फ़र्ज़ किया आपने इसको देना कि ये 50% या 45% लेवल पर ये पंप बंद हो जाना, 30% पर बंद हो जाना और 80% पर खुल जाना है। तो आपने ये एक सेट पॉइंट दिया, इसको सेट पॉइंट कहते हैं। आपने दिया कि सेट पॉइंट पर ये जो है ना वर्किंग शुरू कर, तो वो सेट पॉइंट के हिसाब से ये कितना फ्लो जाना चाहिए, कितना फ्लो जाना चाहिए, उस वक़्त ये वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग करेगा ताकि लेवल ना ही वो 30% से घटे ना ही 80% से ऊपर जाए। तो ये वो वाल्व उसको ऑपरेट करेगा। ये यानी अब दोबारा ये पंप है, ये वेसल है, लेवल ट्रांसमीटर है। लेवल ट्रांसमीटर ये लेवल दे रहा, प्रोसेस वेरिएबल लेवल कंट्रोलर को दे रहा, ये आगे सेट पॉइंट फॉलोअर है और वो सारा कुछ इस वाल्व को ऑपरेट कर रहा है, वाल्व को उसी से ऑपरेट कर। अब ये वाल्व ये सिग्नल अब आगे हम बताएंगे कि ये जो सिग्नल है इसमें इतनी ताकत नहीं है वाल्व को खोल बंद कर सके। तो उसको खोलने बंद करने के लिए हमें एक कंट्रोल एयर चाहिए। कंट्रोल एयर का सिस्टम हम फिर समझाएंगे। बार वो सिग्नल आगे वाल्व खोल रहा है तो वो कैसे खोले बंद करेगा। ये यहाँ हम ऑपरेटर को ये बता रहे हैं कि ये देखें, ये एक हम कंट्रोल वो सिस्टम बता रहे हैं। तो ये यानी जो बड़े बड़े प्लांटों पर बॉयलर्स पर या होता है वो है। तो इसमें ये प्रोसेस वो क्या कहते हैं पैरामीटर है। तो पैरामीटर है ये हम शुरू करते हैं ये कंट्रोल एलिमेंट से। ये कंट्रोल एलिमेंट से मतलब ये कंट्रोल वाल है जो आगे ऑपरेट कर रहा है। तो कंट्रोल वाल ये दे रहा है प्रोसेस पैरामीटर को कि ये इतना मैं खुल चुका हूँ, इतना मैं बंद हो चुका हूँ, ये आगे सिग्नल दे रहा है। यानी इसको कहते हैं मैनिपुलेटेड वैल्यू। मैनिपुलेटेड वैल्यू यानी वो वैल्यू जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ने बना ली है। ये प्रोसेस पैरामीटर को ये उस हिसाब से अपनी तब्दीली करेगा, तब्दीली के देगा। आगे ये वो है कंट्रोल वेरिएबल। ये एक और जगह सिग्नल आ रहा है कंट्रोल वेरिएबल, ये आ रहा है। ये भी एक डिस्टर्बेंस इनपुट है, यानी दूसरे तो सेट पॉइंट है। तो ये भी दे रहा है कि ये भी सिग्नल। तो ये सबको 1 2 3 को कैलकुलेट करके एक सिग्नल बनाएगा। तो कंट्रोल वेरिएबल फिर आगे देगा एक फीडबैक को, यानी ये वहाँ से आ रही है कि ये सारा कुछ इतना हो चुका है, वो फीडबैक को देगा सिग्नल एलिमेंट को। तो फीडबैक ये इस पर अमल दरामद इतना हो चुका है, इतना हो चुका है फीडबैक। तो फीडबैक इसको रीएडजस्टमेंट के लिए भी देगा कि ये जो मैंने फीडबैक दे दिया है अब तुम अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो ये कंपैरेटर को देगा, कंपैरेटर कंपैरिजन करेगा, मुआवजा करेगा और साथ ही यहाँ से डिज़ायर्ड वैल्यू और सेट पॉइंट भी दिया जाएगा कंपैरेटर को। यानी कंपैरेटर को में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तब्दीली की जाएगी। ये सारी तब्दीली को कंट्रोल एलिमेंट को भेजा जाएगा। कंट्रोल एलिमेंट सारे को रीएडजस्ट करेगा। पहले थोड़ी बहुत अपसेटिंग होगी, लेकिन कुछ देर के बाद ये सारे सिग्नल सेट हो जाएंगे। एक आइडिया है फीडबैक कंट्रोल लूप कैसे काम करता है, ये एक आइडिया है, ये आपको समझाया जा रहा है। आगे एक और कंट्रोल सिस्टम है, ये एक कंट्रोल वाल है।
कंट्रोल वाल को ये सिग्नल जा रहा है। तो कंट्रोल वाल के लिए इनलाइन मिक्सर है, ये लाइन के में फ्लो जो जा रहा है उसको मिक्स करने वाला है। तो यहाँ से ये एक वो क्या कहते हैं वो सिस्टम है जो कंपैरेटर है वो सिग्नल ले रहा है। अच्छा, ये इसको कई चीज़ें कंपेयर कर रहा है, कई चीज़ें स्टडी कर रहा है। मसलन लिक्विड की स्टडी ये कर रहा है, कंडक्टिविटी स्टडी कर रहा है कि ये कंडक्टिविटी आपकी रिक्वायरमेंट की जा रही है या नहीं जा रही। ये इसने यहाँ डिस्प्ले करनी है कि इतनी कंडक्टिविटी जा रही है, तो अगर गलत जा रही है तो यहाँ रीडिंग आएगी। फिर ये पीएच कितनी जा रही है, पीएच की भी सिग्नल देगा। फिर ये जो है ना कंट्रोल वाल यहाँ से कंट्रोल वाल का सिग्नल देगा, ये कंट्रोल वाल ये यहाँ से कंट्रोल करेगा। फिर ये फ़्लो का सिग्नल देगा, फ़्लो मीटर फ़्लो कितना जा रहा है, यानी ये कंट्रोल वाल जब फ़्लो बना रहा है तो ये अपना एक फ़्लो जो जा रहा है इसकी कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन यहाँ होगी, फ़्लो मीटर क्यों, फ़्लो तो इधर से आ रहा है तो वो यहाँ कैलकुलेशन के फ़्लो मीटर। तो ये भी सिग्नल देगा कि सबको स्टडी करके तुमने वाल कितना खोलना है ताकि ये फ़्लो और इसमें एक दोस्ती रहे, वाल खोलना। फिर उसके बाद ये सारा एक सिग्नल ये दे रहा है, ये जो फीड आ रही है इधर से फीड आ रही है, यहाँ मिक्सिंग हो रही है, यहाँ एक फीड इधर से आ रही है केमिकल की और एक फीड इधर से, ये मिक्सिंग हो रही है। तो दोनों की मिक्सिंग के लिए ये एक और कंट्रोल वाला, ये 4 से 20 मिलीएम्पियर का सिग्नल ये सारा इसको देगा, इतना ये चाहिए इतना ही। लेकिन इसके साथ ही यानी उसने स्टडी करनी है, ये मिक्सिंग जो हो रही है इसकी पीएच रिक्वायर्ड ये होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ये होनी चाहिए, ये तैयार हो गई है, यानी कंडक्टिविटी फाइनल तैयार ये हो गई है। यानी ये जो ये एक लिक्विड मिला, एक मिला, और इतना फ्लो रखना है, कंडक्टिविटी और पीएच को भी मेंटेन रखना है। तो ये साथ उसका फ्लो मीटर है, ये फ्लो मीटर है। तो ये फर्ज के वाटर जा रहा है, ये भी सिग्नल जा रहा है 4 से 20 मिलीएम्पियर का, ये फ्लो का सिग्नल जा रहा है। तो ये एक ये है ना वो सिग्नल वो सिस्टम है। तो ये आपको अगर आपने अच्छे किस्म के वो बनना बोर्डमैन या बॉयलर इंजीनियर है वो, तो ये यहाँ हम थोड़ा सा ना आपको एक कंट्रोल वाल के मतलब समझाते हैं। ये कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल जो होते हैं ग्लोब वाल होते हैं। ये डबल सीटेड कंट्रोल वाल है, तो यहाँ से फ़्लो आ रहा है, फ़्लो उठेगा, उठकर ये इधर से जाएगा, यानी लिक्विड आ रहा है ये इधर से जाएगा। अब ऊपर ये एक लगा हुआ है वो क्या कहते हैं तो डायाफ्राम वाला सिस्टम लगा हुआ है। अब डायाफ्राम में ये होता ये है कि ये कंट्रोल वाल में ये थोड़ा सा नीचे को करेगा, यानी ये जब ओपन होगा ये नीचे को आएगा, फ्लो यहाँ से होकर इधर से जब नीचे को आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर ये जो स्प्रिंग है ये दब जाएंगे, स्प्रिंग दब जाएंगे, यानी जब ऊपर जाएगा ये स्प्रिंग दब जाएंगे, नीचे आएगा रिलैक्स होंगे। तो इसके लिए यानी जब ये इसने स्पिंडल ने नीचे आना है तो कंट्रोल एयर यहाँ से जाएगी, और ये कंट्रोल एयर का ये बक्स है ये वो जाएगा। अब कंट्रोल एयर पर आते हैं, ये देखें ये किनेमैटिक एयर जो कंट्रोल एयर की सप्लाई जा रही है, ये खोली हुई सप्लाई ये जा रही है। सप्लाई कितनी देनी है, वाल को कितना खोलना है, एक स्प्रिंग के अगेंस्ट कितना खोलना है, ये सप्लाई जा रही है। तो ये आगे सिग्नल जा रहा है करंट का, ये जो हमने पढ़ा कंट्रोल एलिमेंट के वो सारा सिग्नल बना कर दे रहा है, ये इसको जा रहा है। तो ये यहाँ से कंट्रोल एयर एसओवी तो मेन सप्लाई खोल देगा, यहाँ से ये यहाँ से खोल देगा, तो यहाँ से खोल देगा। तो वो सप्लाई जब यहाँ आई, यहाँ एक कंट्रोल वाल होगा। तो ये इस सिग्नल में इतनी ताकत है कि उस छोटे से वो एयर के कंट्रोलर को कमोबेश कर सके, या वो तो यहाँ से मेन फिर एयर जा रही है, एयर ये जा रही है, एयर यानी ये इसमें वाल में नीचे से एयर जा रही है और ये इसको वाल को ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ से अच्छा फिर ये है कि ये वाल की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कि कितनी ओपनिंग है कितनी क्लोजिंग है, तो यहाँ से एक सिस्टम होता है जो इंडिकेशन भेजता है वाल इतने % खुला है, 0% है, 100% है। तो ये कंट्रोल वाल है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में कंट्रोल एयर वाल को खोलती है और 24 वोल्ट 0 से 5 एम्पियर का ये सिग्नल जाता है
और सिग्नल जाने के बाद यहाँ फिर आगे 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, वो इस वाल को खोलती है, लेकिन ग्रेजुअली खोलती है, जितना सिग्नल का है उतना खोलती है, मामूली सा खोलती है, और वो फिर ज़्यादा तो फुल खोलती है, तो ये उतनी अगेंस्ट जाती है। अब वो इसके अगेंस्ट उसने ऊपर को जाना होता है या नीचे को जाना होता है, या इसने स्प्रिंग के अगेंस्ट काम करना होता है। तो क्यों, अगर एयर की सप्लाई बंद हो जाए, फ़र्ज़ किया एयर की सप्लाई बंद हो जाए पीछे से, जब शटडाउन होएगा तो शटडाउन का सिग्नल जो भी आएगा वो इस सोलेनॉइड वाल को बंद कर देगा। बंद करने का मतलब एयर की सप्लाई बंद, एयर की सप्लाई बंद, तो ये सिग्नल जो भी जा रहा होगा तो सप्लाई बंद, तो ये वाल भी वो, अगर तो वो सिस्टम इस किस्म का फुल ओपन करना है तो फिर फुल ओपन हो जाएगा, अगर फुल क्लोज करना है तो वो फुल क्लोज हो जाएगा। ये वो हम पीछे से बात आ रहे थे, मसलन लोड बढ़ जाने, फ्यूल कूलर भी मेरी कमी पेशी वगैरह से आ रहा, फीडबैक प्रोसेस कर रहा, यानी ये वो कई चीज़ें लेता है। अगर आपका बॉयलर का फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करना है तो लोड घट बढ़ जाने की वजह से फ्यूल की सप्लाई कम भी पेश करता है, फिर फ्यूल की सप्लाई कंबस्शन एयर को भी देखती है, फ्यूल में अगर कई फ्यूल यूज़ हो रहे हैं तो उनको भी कैलकुलेट करती है। ये पैरामीटर तब्दीलियाँ हो चुकी, कंपैरेटर मुआवजा करने वाला यूनिट है, इसमें ऑपरेटर खुद सेट पॉइंट की सूरत तब्दीली कर सकता है। इस तब्दीली से कंट्रोल वाल ओपनिंग क्लोजिंग एक्शन में आ गया। साथ ही प्रोसेस पैरामीटर नई तब्दीली के बारे में बताते हैं। प्रोसेस पैरामीटर कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहा जाता है, यानी प्रोसेस पैरामीटर जो बदल गए इसको टेक्निकली कंट्रोल्ड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब तब्दीली वाला मुतला कर, जो को फीडबैक एलिमेंट को भेजा जा रहा है, और कंपैरेटर को भी मुतला कर। इसकी मिसाल इस तरह से ही है कि मुख्तलिफ ऑपरेटर प्रोसेस पैरामीटर कंट्रोल वेरिएबल भी मुतला कर रहा है जो कि फीड बैक एलिमेंट को भेजा जा रहा है, और कंपैरेटर को भी मुतला कर रहा है। इसकी मिसाल इस तरह से कि मुख्तलिफ ऑपरेटर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ खड़े किए गए, या यानी हमने मिसाल दी कई ऑपरेटर कई जिम्मेदारियां, लेकिन ये सारे अमूर जो सरंजाम दे रहे हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन भी रखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे अभी मैंने ये कर लिया है तुम ये कर लो। कंट्रोलर वर्किंग के हिसाब से दो अक़साम के होते हैं, एक डायरेक्ट और रिवर्स। ये कंट्रोल वाल के जो कंट्रोल है ये डायरेक्ट और रिवर्स। डायरेक्ट कंट्रोलर जब मेजरमेंट बढ़ती है यानी रीडिंग बढ़ती है, उनकी आउटपुट भी बढ़ती है, यानी वो आउटपुट सिग्नल बढ़ती है। जब रिवर्स कंट्रोलर में जब मेजरमेंट बढ़ती है तो आउटपुट घटती है, मेजरमेंट से मुराद सिग्नल में कमी पेशी है। तो ये आपको जो कुछ समझाना था, कुछ बातें हम कल समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बात ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच।